Okay, so this third part of the pediatrics, here we'll do generally the pediatric neurology. So this is a very, very, very important topic, and I hope that all of you know about the importance of this topic, that is pediatric neurology. So in pediatric neurology, an 8-year-old child presents with high-grade fever, restlessness for last 2 days, and is found to have neck rigidity. Okay, neck rigidity is there. 8-year-old child is there, high grade fever is there, almost the diagnosis is fixed now. Lumbar puncture was done and CSF shows turbid CSF. So now this turbid CSF also is given. Neck rigidity, turbid CSF, 80% polymorphonuclear cells. So this is going towards nothing but bacterial meningitis. देखो ये तीन चार चीजें होती हैं यहाँ पे लोग एक तो पहले नॉर्मल समझ लो, उसके बाद असेप्टिक मेनिंजाइटिस, वायरल और जनरली मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, नेक्स्ट ग्रैन्युलोमेटस मेनिंजाइटिस जिसे माइकोबैक्टीरियल और फंगल जनरली मेनिंजाइटिस, एंड द नेक्स्ट इज पुरुलेंट मेनिंजाइटिस दैट इज बैक्टीरियल जनरली मेनिंजाइटिस एंड दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। ये तीन चीज में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं, या तो मेडिसिन या तो यहाँ या तो कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो बनेगा। सो लेट्स सी दिस। नॉर्मली अगर मैं जनरली CSF की बात करूँ तो जनरली 0 to 5 जनरली सेल्स पर MCL होते हैं जनरली। एयर यहाँ पे देखोगे तो ग्लूकोज की बात अगर मैं करूँ तो जनरली 45 to 85 जनरली mg पर डेसीलीटर, वेयर जनरली प्रोटीन की बात करूँ तो 15 to 45 होता है नॉर्मल, एंड ओपनिंग प्रेशर दैट इज 70 to 180 mm H2O. So now if we talk about aseptic meningitis or that is viral meningitis, time and again they will give you in the question, that is viral meningitis, और उसी को हम क्या बोलते हैं जनरली meningoencephalitis. So generally in that cases generally there will be 25 to 2000, that is 0.0252 to generally 2.0 into 10 to the power 9 per liter. Mostly lymphocytes predominant will be there, the cells that is present are lymphocytes will be there. आगे देखो ग्लूकोज जनरली नॉर्मल और लो रहेगा इस केस में जनरली। प्रोटीन के केस में जनरली प्रोटीन विल बी जनरली हाई, दैट विल बी ग्रेटर देन 50। नॉर्मल कितना होता है 15 to 45, एंड इट विल बी स्लाइटली हाइयर दैट इज ग्रेटर देन 50 विल बी देयर, एंड द नेक्स्ट विल बी जनरली ओपनिंग प्रेशर विच विल बी स्लाइटली एलिवेटेड। इफ वी टॉक अबाउट द माइकोबैक्टीरियल और जनरली द फंगल, जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हम बोलते हैं ना, माइकोबैक्टीरियल, सो इन दिस केस देयर विल बी 100 to 1000, दैट इज 0.1 to 1.0 इंटू जनरली 10 to the power 9 per liter, एंड मोस्टली लिम्फोसाइट्स विल बी देयर, है ना। नेक्स्ट देखो लो लेस than 45%, less than 45 generally mg per dl, and यहाँ पे क्या होगा प्रोटीन will be high, glucose will be low in case of generally the mycobacterium. So bacteria generally they love generally what the bacteria love generally the sugar, so they that will be generally consumed and that will be low, ऐसे करके याद कर सकते हो। So protein will be high, that is greater than 50, and moderately elevated opening pressure will be there. If I talk about the next, that is purulent or bacterial or that is community acquired, इसमें जनरली क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट दैट इज 200 to 20,000, दैट इज 0.2 to 20 into 10 to the power 9 per liter, neutrophils will be there, and high that is protein will be greater than 50, and मार्कली एलिवेटेड ओपनिंग प्रेशर ऑफ द CSF विल बी सीन। सो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, कहीं से पूछ देंगे, बट एक क्वेश्चन तो पूछेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, टर्बिड CSF विथ न्यूट्रोफिल जनरली प्रीडोमिनेंस इन जनरली न्यूट्रोफिल डोमिनेंस इन पेशेंट्स विथ न्यूकल रिजिडिटी, जनरली ये क्या है की फीचर ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो दिस विल बी आवर जनरली आंसर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। An 8-year-old child presents with recurrent staring episodes. Recurrent staring episodes when he stops blinking for generally 20 seconds. So इतना समझने के बाद recurrent staring episodes and he stops blinking for 20 seconds. इसमें क्या लग रहा है, ऐसे देखते वो एबसेंट हो जाता है कुछ देर के लिए इस दुनिया से। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर एब्सेंस सीजर। सो दिस इज जनरली एब्सेंस सीजर, एंड एब्सेंस सीजर के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी जनरली वैल्प्रोएट, ठीक है। जनरली वैल्प्रोएट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी है, देखो ड्रग ऑफ चॉइस फ्रॉम योर जनरली rapid revision notes, that is drug of choice for various types of epilepsy. देखो generalized tonic clonic seizure, the same note I have just taught you in the फार्मा सेशन ऑल्सो, ठीक है, और उसी का जनरली रिकॉल करवा रहा हूँ मैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में जनरली जिसको ग्रैंड मैल भी बोलते हैं, वहाँ पे वैल्प्रोएट, फेनिटोइन, सीबीजेड एंड जनरली द लैमोट्रिजिन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। एब्सेंट सीजर में जिसको पेटिट माल बोलते हैं, वैल्प्रोएट एंड इथोसक्सीमाइड। फोकल सीजर दैट जनरली एब्सेंट जनरली अफेक्ट्स टेम्पोरल लोब, जिसमें कार्बामाजेपिन, लेविटेरासिटाम, लैमोट्रिजिन जनरली इन एल्डरली पेशेंट्स, एंड फेनिटोइन विल बी यूज्ड। मायोक्लोनिक सीजर में वैल्प्रोएट, एटोनिक सीजर में वैल्प्रोएट, लिनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में वैल्प्रोएट, क्लोबाजाम एंड रूफिनामाइड्स कैन बी यूज्ड।
फेब्राइल सीजर्स में डायजेपाम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराजिपाम, एंड इन्फेंटाइल स्पाजम्स में जनरली एसीटीएच और वाइगाबैट्रिन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अ चाइल्ड वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जीटीसीएस। Which drug should be given first to control his symptom? Which drug should be given first to control his symptom? So यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट में कौन सा ड्रग दिया जाएगा टू कंट्रोल हिज सिम्टम, दैट इज नथिंग बट द डायजेपम। लुक हाउ इनिशियल मैनेजमेंट इन जीटीसीएस is generally diazepam, lorazepam and midazolam. Midazolam can be given IV, IM or intranasal. Whereas if IV access is not possible, then diazepam can be given. So this is diazepam. आगे देखो, elevated amniotic fluid acetylcholinesterase is used for a diagnosis of acetylcholinesterase elevated amniotic fluid. So this is generally going for, मैंने आपको इससे पहले वाला जो करवाया था नियोनेटोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है कि देर इज डिफेक्ट इन द न्यूरल ट्यूब क्लोजर दैट लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ना। सो क्या होता है कि इफ़ देयर इज जनरली द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोजेज, है ना। सो क्या हो जाता है, वहाँ से जो अंदर से जो होता है चीज़ें जो बेबी में होती है वो क्या होती है, निकल के बाहर आती हैं जनरली एमनियोटिक फ्लूइड में। सो दो सब्सटेंसेस जिसमें क्या क्या होता है जनरली लाइक अल्फा फीटोप्रोटीन, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे होती है वो बाहर आती है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेज ये सब बाहर आती है। सो दिस एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेज अल्फा फीटोप्रोटीन दिस ऑल आर जनरली यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको दूसरे वर्ड में हम क्या ही बोलते हैं, स्पाइनल डिसरेफिजम। ठीक है, स्पाइनल डिसरेफिजम। लुक अगर स्पाइना बाइफिडा को आपको एंटीनेटल डायग्नोसिस में पकड़ना है तो जनरली यूएसजी पे आपको फ्रॉग साइन और एमनियोटिक फ्लूइड में एसिटाइल कोलिन स्टेरेजेज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे देखो, the following is a neural tube marker. Neural tube marker is this acetylcholinesterase. ऊपर भी हमने अभी यही किया था। Neural tube defect to generally maximum viability, और that is the most common type of neural tube defect, that is spina bifida occulta। ठीक है, most severe neural tube defect किसको बोलेंगे हम, क्रेनियोरैकिसकाइसिस टोटालिस। क्रेनियोरैकिसकाइसिस किसको बोलते हैं, क्रेनियोरैकिसकाइसिस एंड गैस्ट्रोकाइसिस, these two things I have taught you in your anatomy section। जब देखो क्रेनियोरैकिसकाइसिस मतलब देखो एनेंसेफेली है ना, यहाँ ब्रेन की कवरिंग भी एब्सेंट है और जनरली स्पाइनल कॉर्ड भी जनरली क्या नहीं हुआ है, जनरली फ्यूज नहीं हुआ है। सो इन दिस केस ये भी ओपन है और ये भी खाली है। सो दिस इज कॉल्ड एज नाउ क्रेनियोरैकिसकाइसिस। दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रोकाइसिस। तो गैस्ट्रोकाइसिस में क्या होता है, अगर जनरली सम जनरली अगर जैसे देखोगे ओम्फैलोसील पता है ना, ओम्फैलोसील में जनरली क्या होता है, एमनियन के सैक से कुछ जो चीज़ें हर्निएट होकर बाहर आती हैं, लीवर स्प्लीन ये सारी चीज़ें, वो क्या होता है जनरली कवर होता है इंटेस्टाइन वगैरह। तो अगर कवर है जनरली अम्बिलिकल हर्निया से जनरली निकल के बाहर आ रहा है, एंड इफ इट इज कवर्ड बाय एमनियन सैक दैट इज कॉल्ड एज ओम्फैलोसील। अगर वो ओपन है सो दैट इज कॉल्ड एज जनरली गैस्ट्रोकाइसिस। सो गैस्ट्रोकाइसिस एंड क्रेनियोरैकिसकाइसिस, टू थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो दिस इज बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा फॉलोड बाय जनरली मेनिंगोसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। SSP इज कॉज बाय, सो SSP सबसे पहले समझो SSPE है क्या। सो SSP इज नथिंग बट सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। ठीक है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। इट इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स व्हिच बिगिन 7 to 13 years आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेज में सटल चेंज इन स्कूल बिहेवियर, EEG विल बी नॉर्मल। सेकंड स्टेज में मैसिव मायोक्लोनस, जनरली कॉन्शसनेस इज मेंटेन्ड, एंड थर्ड स्टेज में कोरियोएथियोटोसिस डिस्टोनिया व्हिच लीड पाइप रिजिडिटी एंड अल्टर with lead pipe rigidity and altered sensorium. Fourth stage में loss of critical centers that support breathing, heart rate and blood pressure. So this is generally subacute sclerosing panencephalitis. So SSP generally it is generally caused by rubeola, क्योंकि ये rare complication of measles and measles is rubeola। आगे चलो A 1-year-old baby brought by the mother complaining of a cystic mass on back and inability to move both legs ever since birth. बर्थ के बाद ही जनरली ही हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरली मूव बोथ हिज लेग्स एवर सिंस बर्थ। सो पॉसिबल डायग्नोसिस इज क्या, कंप्लेंट्स ऑफ अ सिस्टिक मास ऑन द बैक। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स मेनिंगोमाइलोसिल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। ठीक है, दिस इज मेनिंगोमाइलोसिल, दैट इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, सिस्ट के फॉर्म में है। सो दिस इज जनरली स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, दूसरा है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। ये सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। लुक व्हाट इज दिस मेनिंगोमाइलोसिल,
Meningomyelocele is protrusion of meninges along with some neural elements. Example, spinal cord or chorda equina. Next, the commonest site of this meningomyelocele is lumbosacral region. Hydrocephalus is seen commonly here, and types will be generally sacral bladder and bowel incontinence with generally perianal anesthesia. This will be seen in the sacral type of the meningomyelocele, and generally mid-lumbar meningomyelocele presents with flaccid paralysis of the lower limbs, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. आगे चलिए देखते हैं. In a child diagnosed with Haemophilus influenza meningitis, what investigations must be done before discharging him from the hospital? Before discharging him from the hospital, H influenza में generally high incidence of deafness होता है, so that's why BERA can be done, BERA can be done. So as there is high incidence of deafness post H influenza meningitis, so BERA test is done before generally discharging him from the hospital. Most common cause of meningoencephalitis in children. Meningoencephalitis in children is enterovirus. ठीक है, enterovirus is the most common cause of generally meningoencephalitis is the most common cause of generally the most common cause of meningoencephalitis in children enterovirus. देखो यहाँ पे कुछ most common वाले सारे चीज़ें मैंने एक जगह पर रख दिया. Look, most common congenital anomaly of CNS neural tube defect, that is multifactorial inheritance, और ये बहुत बार पूछा भी गया है. Most common location of meningomyelocele is lumbosacral region. Most common type of cerebral palsy is spastic diplegia. Most common cause of megalencephaly, that is generally benign familial megalencephaly. And next is most common cause of elevated CSF opening pressure is an agitated patient. Most common cause of subdural fluid collection in children is meningitis. ये देखो meningitis में neck rigidity, Kernig sign and Brodzinski sign, increased intracranial tension में generally irritability, lateral rectus palsy, sleepy and focal deficits will be present. Most common cause of large choroid plexus cyst, this is going towards trisomy 18. Most common neurobehavioral disorder of childhood is ADHD, ये हमने अभी देख लिया. Most common sequelae of bacterial meningitis is sensory neural hearing loss. Most common cause of meningitis in neonate in India is E. coli. Most common cause of meningitis in older children in India is streptococcus pneumonia और B. Neisseria meningitis. ठीक है, so you must be very not streptococcus pneumonia followed by generally Neisseria meningitis. It is followed by Neisseria meningitis. So first option will be streptococcus pneumonia. अगर ये नहीं option में then you can go with Neisseria meningitis. Neisseria meningitis. आगे चलिए देखते हैं. All of the following are manifestations of hypervitaminosis A except hypervitaminosis means there is toxicity of vitamin A, increased amount of generally vitamin A. So loss of hair होगा, generalized exfoliation, muscle pains will be there, decreased intracranial pressure will not be there. Look, manifestations of the acute toxicity include muscle and bone tenderness, especially over the long bones of the upper and the lower extremities, as well as neurologic manifestations with signs of increased intracranial pressure. Example, children may have bulging fontanelles also. Manifestations of chronic toxicity include the following: alopecia, xeroderma with itchy skin or skin eczema, skin desquamation, itching, brittle nails, exanthema, cheilitis, petechiae, premature epiphyseal closure in children. Next is hepatosplenomegaly, peripheral neuritis, benign intracranial hypertension. This all can be there due to the chronic toxicity. Pseudomotor cerebri or benign intracranial hypertension is equals to generally vitamin A toxicity. Earliest sign of vitamin A deficiency is conjunctival xerosis. Treatment of vitamin A deficiency: vitamin A orally, generally 2 lakh international unit on day 0, 1 and day 14. This is generally for vitamin